नमस्ते साथियों, आइए देखते हैं आलोचना नामक विधा को। पिछली वीडियो में हमने आलोचक के प्रमुख कृतियों पर बात की थी, तो अभी हम आलोचना के जो महत्वपूर्ण सामान्य परिचय हैं उस पर बात करेंगे, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं इसके जो सामान्य परिचय हैं आलोचना के। तो आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। तो कौन कौन से दो पक्ष है? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। यानी सैद्धांतिक ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिसके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। और व्यवहारिक क्या है? तो जो प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचना पद्धति को लाया जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। आगे देखेंगे तो अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। तो कौन कौन से हैं जो दोनों तरफ से चाहते हैं, मतलब व्यवहारिक भी हो और सैद्धांतिक भी हो? तो वो रामचंद्र शुक्ल हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नामवर सिंह जो है इसी वर्ग के समीक्षक माने जाते हैं, यानी सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी। आगे देखते हैं, अब इसका जो काल विभाजन देखते हैं, आलोचना समीक्षा का काल विभाजन। तो शुक्ल पूर्व युग है, शुक्ल युग है, और शुक्लोत्तर युग और समकालीन समीक्षा। तो जिसमें शुक्ल पूर्व युग है वो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बटा, और शुक्लोत्तर युग जो है वह स्वच्छंदतावादी समीक्षा है, प्रगतिवादी समीक्षा और मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा। तो ये किसमें है? शुक्लोत्तर युग में। और इसका जो काल विभाजन है 1850 से 1920 तक जो है शुक्ल पूर्व युग था, और शुक्ल युग जो है 1920-1940, शुक्लोत्तर युग 1920 से 1970, और समकालीन समीक्षा वो 1970 से अब तक है। भारतेंदु युग 1850 से 19 तक माना जाता है, और द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 तक। आगे देखेंगे भारतेंदु युग जो देखेंगे महत्वपूर्ण जो परिचय है। तो भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, आधुनिक हिंदी आलोचना की जो शुरुआत है वो भारतेंदु के निबंध नाटक यानी 1883 ईस्वी को मानी जाती है। नाटक किसका है? तो भारतेंदु जी का। और यह सैद्धांतिक आलोचना थी। कैसी आलोचना है? तो सैद्धांतिक आलोचना। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण भी किया है। आगे देखते हैं, तो इस काल में आलोचना मुख्यतः जो है पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, और प्रेमघन का जो है आनंद कादम्बिनी है जो कि प्रमुख है। आगे देखते हैं, तो हिंदी की जो व्यवहारिक समीक्षा की जो शुरुआत है वो किसे मानी जाती है? तो हिंदी प्रदीप में जो सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 में बालकृष्ण भट्ट के जो है, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक कौन सा है? तो संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई थी, और यह व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत इससे मानी गई है। इसके बाद भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं को भी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी हैं। तो जिसका नील देवी और परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का भी यह व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत माना गया है। आगे देखते हैं, तो इस युग में साहित्य इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विराजमान थे। तो कौन है? तो शिव सिंह सेंगर पहले हैं, और फिर इनका जो है शिव सिंह सरोज इनकी रचना है, और दूसरे जो है जॉर्ज गियर्सन। पहला शिव सिंह सेंगर है और दूसरा जो है जॉर्ज गियर्सन, जिसका जो रचना है वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। आगे देखते हैं, तो इस काल में हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई हैं। तो कौन सी समीक्षा नहीं हुई? तो रूपवादी समीक्षा इस युग में, मतलब भारतेंदु युग में नहीं हुआ। आगे देखते हैं, तो प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के जो बंगला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी उपन्यास की 1885 में तथा संयुक्त स्वयंवर की 1886 में आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का समालोचन किया। किसने? प्रेमघन ने। प्रेमघन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बिनी और प्रेमघन सरस में मिल जाता है। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने ही लिखी है। आगे देखते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत केवल पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का जो श्रेय वो किसे जाता है? तो आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। तो समालोचना का सूत्रपात किसको माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को माना जाता है। आगे देखते हैं, काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि में रसवादी थे। कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग देखते हैं, तो द्विवेदी युग आलोचना में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखते हैं, तो इस युग में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इसमें जो है समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1930 में प्रकाशित किया। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व भी दिया, और आचार्य शुक्ल ने पहल एक आलोचक के रूप में और आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन भी किया।
और इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। तो किसे लोकवादी आचार्य माना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आगे देखते हैं तो प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रखते हुए उन्होंने रीतिवादी कवियों को गौर सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं को महत्व को क्या है प्रतिपादन किया है। किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उनकी भाषा आलोचना में खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं देखते हैं तो नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना और कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि और समालोचना समुच्चय साहित्य लाभ है। आगे देखते हैं तुलनात्मक आलोचना में 1907 में पद्म सिंह शर्मा सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी जो कि फारसी कवि की तुलनात्मक समीक्षा की, इसी से इन्हें तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है पद्म सिंह शर्मा से। आगे देखते हैं तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया। कौन कौन से? तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त देव, बिहारीलाल त्रिपाठी और जो मतीराम केशव, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में देव बड़े बिहारी विवाद की भी शुरुआत हुई। इसमें देव को बहुत ऊंचा स्थान दिया और तुलसी असुर को समकक्ष स्थान दिया। अब देखते हैं देव बड़े या बिहारी विवाद की जो पुस्तकें हैं तो उसकी आलोचक और बड़े कवि देखते हैं तो बिहारी सही तुलनात्मक आलोचना जो है इसके जो आलोचक है वो पद्म सिंह शर्मा और इन्होंने जो पद्म सिंह शर्मा ने इसको बड़ा माना किसको? तो बिहारी को। आगे जो आलोचना है वो देव और बिहारी, इसके जो आलोचक है कृष्ण बिहारी मिश्र और इन्होंने जो कृष्ण बिहारी मिश्र ने सब बड़ा किसको माना? तो देव को। बिहारी और देव में जो इसके आलोचक हैं वो लाला भगवानदी से और इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। आगे देखते हैं तो शुक्ल की हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षा आचार्य शुक्ल हैं, यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय और श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल के जो है आलोचक माने जाते हैं। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे शुक्ल युग के आलोचक और उनकी जो रचनाएं तो श्याम सुंदर दास के जो आलोचना है वो देखते हैं साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास है और हिंदी भाषा और साहित्य रूपक रहस्य भी है और भाषा रहस्य है। तो ये श्याम सुंदर दास की आलोचना थी। आगे देखते हो आचार्य शुक्ल का जो आलोचना है तो वो गोस्वामी तुलसीदास है, जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है और काव्य में रहस्यवाद 1929 का रस मीमांसा थी इनका आलोचना है। आगे देखते हैं गुलाब राय का नवरस सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप है। आगे देखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो है आलोचना वो विश्व साहित्य विमर्श भी है, इंपॉर्टेंट है। निराला का देखते हैं तो मेरे गीत और कला सैद्धांतिक समीक्षा है और रविंद्र कविता कानन है, पंत और पल्लव और प्रबंध पद है, ये इनका जो है आलोचना है निराला जी का। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है तो सुमित्रानंद पंत का देखते हैं तो गद्य पद है, शिल्प और दर्शन है, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है। रामकुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र है, साहित्य समालोचना है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांक कौमुदी है, इंपॉर्टेंट। बिहारी की वाग विभूति है, बिहारी वाङ्मय विमर्श है। गोसाई तुलसीदास है, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का देखते हैं तो काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। रामचंद्र शुक्ल पे देखते हैं इनकी जो आलोचना नामक टिप्पणी की गई है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का जो अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद 1929 में निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि 2 भागों इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। आगे देखते हैं तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए अत्यंत क्या है समन्वय माना जाता है। आगे देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पाठ्यकृत आचार्य भी माना जाता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि से जिस प्रविधि पर आधारित उसे तार्किक विश्लेषण और निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तो इसके अतिरिक्त जो पश्चिम साहित्य दार्शनिक तेन जो है प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद को स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर है, जिसके किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण, तत्क्षण इन तीनों के आधार पर रचना की गई है। इनकी आलोचना पर दृष्टि पर जो है रामचरितमानस का गहरा प्रभाव पड़ा है आचार्य शुक्ल पर। आगे देखते हैं लोकमंगल की अवधारणा के अंतर्गत आचार्य शुक्ल के बारे में तो उनकी रुचि लोकमंगलवाद में है, न कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। किसने? तो आचार्य शुक्ल ने। उन्होंने लिखा कि व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा कहलाती। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती? तो रस दशा कहलाती। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा जो है रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों समीक्षा की पद्धति के अनुसार की है। उन्होंने कविता की 2 प्रकारों की चर्चा भी की। कौन कौन सी ये चर्चा? तो आनंद की साधनावस्था काव्य इसे प्रयत्न पक्ष माना है और आनंद की सिद्धावस्था काव्य इसे क्या माना है? तो उपभोग पक्ष माना। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे तो पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा है। पहले प्रकार मतलब जो साधनावस्था काव्य प्रयत्न पक्ष उसको लोक मंगल काव्य कहा है। और इनके उदाहरणों में कौन कौन से आएंगे, तो उदाहरण में रामायण, महाभारत, हम्मीर रासोय, रामचरितमानस। तो इसे क्या कहेंगे, साधनावस्था का काव्य कहेंगे, यानी प्रयत्न पक्ष। इसे आनंद की साधनावस्था काव्य यानी कि प्रयत्न पक्ष माना गया है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मतलब आनंद की जो सिद्धावस्था है उपभोग पक्ष है, वो कौन से, तो दूसरे प्रकार के काव्य में उन्होंने लोकरंजन का काव्य कहा है। और इसमें कौन कौन से रचनाएं, तो आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूर सागर, रीतिकालीन काव्य को भी रखा गया है। उनके अनुसार सूरदास लोकरंजन के कवि हैं, भारतेंदु लोकमंगल के कवि हैं, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोकरंजन और उसका उत्तरार्ध जो है लोकमंगल का काव्य है। आगे देखते तो इन्होंने तुलसीदास की लोकमंगल एवं साहित्यिक जो है रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की है। साथ ही सुर और भाव से प्रेरित होकर भी प्रशंसा करते हुए लोकरंजक तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारा है। आगे देखते तो आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जैसी ग्रंथावली भ्रमर गीत सार की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। शुक्ल की जो सैद्धांतिक समीक्षा व रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल होते हैं सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत। आगे देखते तो साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा यानी रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र किया। कौन सी कोटि, तो रसात्मक की मध्यम कोटि का जिक्र किया साधारणीकरण की व्याख्या में, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के भी प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। आगे देखते तो रस की मध्यम कोटि को रसाभास कहा तथा उसके भीतर भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा, विभानुभाव सहित संचारी भाव को स्वतंत्र वर्णन का स्थान दिया है। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। आगे देखते हैं शील वैचित्र प्रधान काव्य तथा नाटकों की समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि, स्थापना, चमत्कार प्रधान और चित्रकूट काव्यों की समीक्षा के लिए भी किए। इन्होंने विरुद्धों को सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद को जगह बिंब एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भारतेंदु मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा को उन्होंने प्रशंसा भी की। अब बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने हिंदी में अध्यापक की आलोचना यानी एकेडमिक क्रिटिज्म की शुरुआत भी की। किसने, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। आगे देखते हैं तो श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी के प्रथम शोध हिंदी काव्य के निर्गुण संप्रदाय शीर्षक के पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखा है। आगे देखते हैं तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है यानी श्याम सुंदर दास का वो साहित्य आलोचना है, जो अकादमिक समीक्षा के अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में सर्वप्रथम जो है स्नातकोत्तर यानी एमए में पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया। किसने, तो श्याम सुंदर दास ने 1921 में। आगे देखते हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी जो है अध्यापक के रूप में हुई। आगे इनकी व्यवहारिक आलोचना में हिंदी साहित्य का इतिहास, कवि ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना भी लिखी है। किसने, तो श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास की जो प्रमुख आलोचना कृति है वो साहित्य आलोचना है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। बाबू गुलाब राय के बारे में देखते हैं तो इनका जो बाबू गुलाब राय का ग्रंथ काव्य रूप महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में भारतीय पाश्चात्य सिद्धांतों का सुंदर समन्वय देखा जाता है। गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद और विव्यंजनावाद संबंधी विचारों पर निहित सीमाओं की ओर ध्यान भी दिया है। कला साहित्य और कविता के संबंध में गुलाब राय ने पश्चिमी साहित्य चिंतकों की मान्यताओं को भी भारतीय परंपरा रस सिद्धांत के साथ समाहित किया है। साहित्य सिद्धांतों के समन्वय में बाबू गुलाब राय ने सर्वाधिक बल भी दिया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ साथ कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोवैज्ञानिक का भी सहारा लिया है गुलाब राय ने। आगे देखते हैं तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये शोध पर आलोचना के रूप में उल्लेखनीय कौन शोध परक हैं, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। इन्होंने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। इन्होंने हिंदी साहित्य कवियों का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से जोड़ा है। संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केशव पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। किस पर किया है विश्लेषणात्मक विवेचन, तो केशवदास पर किया है। किसने, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। आगे देखते हैं तो व्यवहारिक समीक्षा में जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कबीर निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया है। इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना पर बहुत जो है काम किया है, बहुत कम की गई है, यानी सैद्धांतिक आलोचना पर उन्होंने जो है रचनाएं नहीं की हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये मूलतः क्या माने जाते हैं, तो शोध परक समीक्षक माने जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।
और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।